Okay, guys, so we have finished the FA1 component of our history syllabus. So now let us begin with geography portion. Okay, and we are starting with first chapter in geography, our environment. Okay, well, हमारा environment, अब environment क्या है, हमारा पर्यावरण, right? तो अब environment की बात करें अगर तो well, see, like the term environment is derived from a French word environa, which means neighborhood. ओके, एनवायरनमेंट मतलब हो गया अब इसके लिए आपका नेबरहुड ओरिजिनली। तो इसलिए जो है एनवायरनमेंट का प्रॉपर मतलब अगर कहा जाए, इट मींस द सराउंडिंग्स और कंडीशंस विद इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट्स। तो मतलब कि सराउंडिंग्स मतलब आसपास का सब कुछ, राइट, और वो परिस्थितियां, वहां की जो कंडीशंस हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, रहता है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज लाइक लिविंग इन द लाइक अभी कोई माइक्रोब अगर मान लो माउंट एवरेस्ट पर रहता है तो उसका वो इन्वायरमेंट हो गया। दूसरी तरफ हम आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया के मैदानी एरिया में रहते हैं तो ये हमारा जो है आपका गाँव जो है ये आसपास का आपका इन्वायरमेंट हो गया, राइट। अब एनवायरनमेंट जो हमारा है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट मतलब समझिए ना, बेसिकली आपके आसपास में जो कुछ भी है, जो चीजें हैं, जैसी हवा है, पेड़ पौधे हैं, जैसी जमीन है, राइट, जैसा पानी है, जैसा मौसम है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर काउंट हो जाती हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट जो हमारा है वो अलग अलग कंपोनेंट्स से बना है, अलग अलग फैक्टर हो गए हैं इसके अंदर, और इसके आधार पर इनको जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। Okay, natural component of the environment and the human component of environment. So basically natural environment includes the physical and biological elements of the earth. Okay, जिसमें कि मान लो कि क्या सब आ जाएगा, तो फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एलिमेंट जो है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, तो जितने भी तुम्हारे नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट है जैसे कि पानी, जमीन, हवा, ये सब क्या हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया, और साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया ये, ठीक है। इसको जो है हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है निवास स्थान भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, तो इट कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन द माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कहा अगर जाए तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, नेचुरल और ह्यूमन जो हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा है, राइट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से पार्ट हो गए, फिजिकल और फिर बायोलॉजिकल, राइट। तो फिजिकल जो है इसके अंदर क्या आएगा, तो बेसिकली अबायोटिक। अबायोटिक मतलब जो निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, वो वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल और लैंड एटसेट्रा, ये सब जो है हमारा हो गया अबायोटिक कंपोनेंट कह सकते हो इसको आप, ठीक है। दूसरी तरफ जो है बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट की बात करेंगे हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेल बायोटिक कंपोनेंट भी इसको हम कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, ये सारे जो है बायोटिक, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स को मिला के जो है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है, राइट। अब इस तरफ हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, देयर क्रिएशंस, देयर एक्टिविटीज एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस इन विच दे लिव। तो ये काफी ब्रॉडर, इंसान के द्वारा बनाया हुआ जो कुछ भी सिस्टम है वो सब हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है। तो इंसान और हमारा बनाया हुआ जो भी, हमारी बनाई हुई जो भी चीजें हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, जो हमारा मान लो कि सोशल, इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बाकी जो कंडीशंस हैं जिनमें हम रहते हैं, ये ह्यूमन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सब आएगा, इंसान तो आएंगे ही इसके अंदर, इसके अलावा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रोड, बिल्डिंग, या फिर मान लो कि
खेती बाड़ी, इंडस्ट्री, या फिर मान लो कि जो हमारा फैमिली है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्क प्लेस है, जो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब पानी, हवा, जमीन, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हो गए। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब इंसान और इंसान के द्वारा बनाई हुई दुनिया, जिसके अंदर की हमारे बनाए रोड भी शामिल होंगे, हमारी बनाई इंडस्ट्रीज भी शामिल होंगी, हमारी खेती भी उसमें शामिल होगी, साथ साथ हमारी राजनीति भी शामिल है, हमारा फैमिली या हमारा जो सोशल सिस्टम है, सब कुछ उसके अंदर शामिल होगा। अब देखो, लाइक जो फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये इंटर रिलेटेड है, इनके बीच में हमेशा जो है कह सकते हो कि इंटरेक्शन होता रहता है। ओके, देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो है लगातार एनर्जी और मैटर, इन दोनों का ट्रांसफर होता रहता है। ओके, the biotic and abiotic elements of the environment go through a number of changes, and any change in one is bound to affect the other. Okay, जो भी मान लो कि हमारे बायोटिक और अबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हो कि आप जो है हमारे जो है नेचुरल इन्वायरमेंट या ह्यूमन इन्वायरमेंट कंबाइन करके भी जो मान लो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और नॉन लिविंग का जो ये एलिमेंट है एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद, इनके बीच में जो है इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, और एक में अगर चेंज होगा तो वो दूसरे पर भी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इस इंटरनल रिलेशनशिप को हम नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो है जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑब्टेन्स इट्स एनर्जी प्राइमरीली फ्रॉम द सन। ओके, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सो लाइक चेंजेस इन एयर, वाटर एंड इवन लैंड फॉर्म फीचर्स अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू सोलर एनर्जी। हवा में, पानी में या इवन लैंड फॉर्म के फीचर वगैरह में जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी की वजह से होता है। कैसे होता है? तो मान लो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, गर्मी ज्यादा होगी तो पानी जो है वो भाप में बदल के जो है ऊपर जाके बादल बना देगा, राइट। या फिर मान लो कि अगर बारिश होना बंद हो गया किसी एरिया में, मान लो कि किसी वजह से बारिश होना बंद हो गया, एयर का फ्लो जो है वो चेंज हो गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्लांट्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स अगर खत्म हो जाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? तो उसकी वजह से जो है जमीन जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी और हवा वगैरह जो है उस जमीन को जो है फिर काट कूट के बराबर कर देगा। तो दीज चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब मान लो कि लैंड फीचर में या एयर या वाटर में जो चेंजेस हुए वो फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा। अब मान लो कहीं पर अगर सूखा पड़ने की वजह से जंगल खत्म हो जाएंगे तो जंगल के जो जीव वगैरह होंगे वो सब तो खत्म हो जाएंगे ना। वहां पर जो पहले जो हरे भरे आम और कटहल के पेड़ होंगे उनकी जगह पर आपको बबूल और खजूर का पेड़ मिलने लगेगा। तो इस तरीके से मान लो कि जो आपके कह सकते हो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ उसने बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित कर दिया, राइट। द बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द अबायोटिक एलिमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं सबके सब अबायोटिक एलिमेंट्स पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, राइट। ध्यान से देखो, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर एंड सनलाइट। जितने भी प्लांट्स हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है? सनलाइट तो मान लो ठीक है सूरज ने दे दिया, बाकी सॉइल से मिनरल्स चाहिए, फिर पानी भी चाहिए, उनको हवा से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना होता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है उनको चाहिए होती है, राइट। ये सब क्या हो गए? अबायोटिक फैक्टर्स हो गए, जिसकी जरूरत किसको है? प्लांट को, राइट। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो प्लांट को ही खाते हैं। हर्बीवोर होंगे तो डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे, कार्निवोर होंगे तो वो प्लांट हर्बीवोर्स को खा जाएंगे, है कि नहीं। तो कुल मिला के देखो जीवन का आधार क्या हो गया? प्लांट। और प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट जो है वो लैंड, वाटर, एयर इन सब पर डिपेंडेंट है, जो कि आपका अबायोटिक फैक्टर हो गया। दूसरी तरफ द बायोटिक एलिमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज। जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो फिर फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर एंड बर्रोइंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज। प्लांट एनिमल्स जो हैं वही तो मान लो कि प्लांट्स जो है बेसिकली, सॉरी नॉट प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वही तो हवा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में। या फिर दूसरी तरफ जो है जो जैसे कि आपको खरगोश हो गया कि चूहा हो गया, जो भी बर्रोइंग एनिमल्स है जो कि बिल खोद के रहते हैं, तो वो जो मिट्टी खोदते हैं इसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी ढीली होती है वहां की,
तो फिजिकल एनवायरनमेंट को उन्होंने प्रभावित किया। दूसरी तरफ अगर हम इंसानों की बात कर ले, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है फिजिकल एनवायरनमेंट को, राइट, विद आवर देयर वैलिड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। तो इंसानों ने जो है सब बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से जो फिजिकल और कह सकते हो कि आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इनके बीच में हमेशा जो है इंटरेक्शन चलता रहता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते ही रहते हैं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेचुरल एनवायरनमेंट इन डिटेल। ओके, now see, like land, water, air and living organisms are the different constituents of our natural environment. जमीन, पानी, हवा और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब जो है एक्चुअली हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अलग अलग जो है हिस्सा है, अलग अलग इसके पार्ट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड 4 डोमेन्स और रियल्म्स ऑफ आवर अर्थ। उन्हें जो है कह सकते हो कि हमारी धरती के जो है 4 खंड भी कह सकते हो, 4 क्षेत्र भी कह सकते हो उनको। द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर, द 4 डोमेन्स क्या क्या है? लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का वो हिस्सा जो सॉलिड है, मिट्टी वाला है, ठीक है, वो लिथोस्फीयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, सब जो है वो आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर, द एयर अराउंड अस, जो हवा हमारे आसपास जो है, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर, जितने भी जीवन का रूप है सब मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। तो ये हम लोग देख लिए। अब लिथोस्फीयर को थोड़ा ध्यान से देख लें। लिथोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सॉइल। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, तो बेसिकली लिथोस्फीयर क्या हो गया? तो जैसे कि आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा हो तो लेट मी जस्ट टेल यू कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे अंदर में जो है आपका कोर होता है, ठीक है, कोर के चारों तरफ जो है फिर एक और लेयर जो होता है, दैट इज योर मैंटल। तो ये तो सब तरफ बराबर है। अब इसके ऊपर जो है एक और लेयर है, थोड़ा बाकी से पतला है ये, दिस लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसी को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब देखो, इस लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो जगह जगह पर घटती बढ़ती जाएगी, कहीं पर ज्यादा ऊंचा होगा, कहीं पर काफी नीचा हो जाएगा ये। लेकिन यही जो क्रस्ट है यही आपका हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है। ये जो है रॉक मटेरियल्स और सॉइल से बना होता है, ठीक है, रॉक मटेरियल्स एंड सॉइल। तो बेसिकली लिथोस्फीयर के अंदर जो है आपका कंटिनेंट्स और ओशन बेसिन दोनों आते हैं। बेसिकली इसी क्रस्ट का जो हिस्सा मान लो कि थोड़ा दबा हुआ होगा तो वहां पर पानी जमा हो गया है, दैट इज आवर ओशंस, वहां पर सारा पानी जमा हो गया है। जो उठा हुआ हिस्सा है वो मान लो कि जमीन वाला हिस्सा, लैंड वाला हिस्सा हो गया, जो कि हमारे कंटिनेंट्स वगैरह हो गए। Okay, now about 71% of the total area of the lithosphere is covered by water. इस लिथोस्फीयर का 71% हिस्सा, 2/3, जैसा कि 2/3 से ज्यादा, वो जो है पानी से भरा हुआ है, ठीक है। The remaining 29% is occupied by land. बाकी जो 29% है वो ऊपर है, जिसको हम लोग जमीन कहते हैं, लैंड कहते हैं। इस लैंड के ऊपर यू कैन हैव लाइक वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूड एंड प्लेन्स। ओके, इसी लिथोस्फीयर के ऊपर आपको जो है फिर ये जो लैंड वाला जो हिस्सा है लिथोस्फीयर का, इसके ऊपर आपको फिर जो है पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके, अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंस क्या है लिथोस्फीयर का? तो लिथोस्फीयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विद द लैंड सरफेस व्हिच कैन बी पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस। भाई लैंड सरफेस जो हमको लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है, इसका तो बहुत सारा हम यूज करते हैं ना। सॉइल दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। अब सॉइल जो हम यूज करते हैं खेती करने के लिए, जैसे कि हम लोग का पेट चलता है भाई, वो भी क्या है? लिथोस्फीयर का हिस्सा है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स जो कि लिथोस्फीयर बनाते हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं? कोयला आप यूज करते हो, या फिर आप जो है आयरन ओर्स यूज करते हो, गोल्ड यूज करते हो, कॉपर यूज करते हो, इतने सारे जो हम लोग मिनरल्स यूज करते हैं, जिसके बदल तो जो है हमारी ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, किधर से आया? सब लिथोस्फीयर से आ रहा है, ठीक है। फिर लिथोस्फीयर के बाद आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? द हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर। पानी से भरा हुआ जो भी जगह है सब आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो जैसे कि ओशंस, सी, रिवर एंड लेक्स, ये सब आपके हो गए हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा जो पोलर रीजन में और हाई माउंटेन रीजन में जो बर्फ की जो चादर है, आइस शीट्स हैं, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो कि आप लोग हैंड पंप या फिर पंपिंग सेट से निकालते हैं ना बाहर, और वाटर वेपर जो है वो सब भी इसमें शामिल है। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या सब आ गया? तो महासागर, सागर, नदी, झील, ये सब तो आ ही गए, साथ ही साथ
आइस शीट जो पोलर रीजन्स में और हाई माउंटेन रीजन्स में है, फिर नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, और जो पानी मान लो वाष्प बन के हवा में मौजूद है, ये सब भी जो है हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा हो गया। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो भाई पानी के बिना जीवन संभव है क्या? जल के बिना जीवन नहीं हो सकता, राइट? वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज यूजफुल टू अस इन number of ways, like fresh water apart from its domestic, agricultural and industrial uses is used to generate electricity and also as a means of transport. फ्रेश पानी जो होता है, मान लो चाहे जमीन के नीचे वाला पानी हो या नदी का पानी हो, इसका हम लोग घर में तो पीने में, कपड़ा साफ करने में, खाना बनाने में यूज करते ही करते हैं। खेती में भी इसका यूज होता है, इरिगेशन में, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जो है पानी का यूज काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो है इस पानी से बिजली भी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं। पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी रास्ता है, नदियों से होकर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। दूसरी तरफ ओशंस जो है, ओशंस सपोर्ट मरीन लाइफ, ओशंस जो है वो जलीय जीवन को सपोर्ट करते हैं। Provide us with food and minerals, moderate the climate of the coastal areas and also serve as international trade routes, right? ओशंस जो हैं वो क्या करते हैं, तो मान लो समुद्र के अंदर तो बहुत सारा जीवन का रूप है ही, इसके अलावा जो है हमें फूड भी मिलता है, भाई मछली सब खाते हैं ना लोग, समुद्र की मछलियों को। इसके अलावा मिनरल्स भी मिलते हैं समुद्र के नीचे में, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो गया बेसिकली लाइक वो ऑयल वगैरह जो मिलता है। इसके अलावा समुद्र या ओशंस जो होते हैं वो तटीय इलाके के मौसम को भी मॉडरेट करते हैं, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास 6 में पढ़ा होगा। एंड दे ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है बड़े बड़े देशों के देशों के बीच में बड़ी मात्रा में, तो वो भी किधर से होता है, उसका रास्ता भी जो है ओशंस और सीज की तरफ से ही जाता है। सो दैट इज योर hydrosphere and its importance. Now we can have a quick look at atmosphere, but I think it will be better if we look at it in the next session. Okay, the next session we will finish this particular section and then we will move to like human environment, and that will be it for the session. Okay, bye bye.